हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट्स के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूं। और इस आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन, मुगलों का पतन और नवीन राज्यों का उदय कंप्लीट हो गया। उसमें एक अवध छूटा हुआ है, वो हम कभी बाद में करा देंगे। 1857 की क्रांति के दौरान उसको कोलेट कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग आज चौथा टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, इस चौथे टॉपिक का नाम है मराठा राज्य और संघ। मराठों का भी उदय उसी समय हुआ था। ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसे हम लोगों ने अलग पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिसका नाम है मराठा राज्य और संघ, यानी संघ के साथ इसका डेवलप हुआ है। अब देखिए बात, हम लोग इस मराठा राज्य को कई वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लंबा टॉपिक है और यहाँ से निश्चित तौर पे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यानी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस मराठा से टच ना करता हो, क्योंकि मराठा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और साथ ही साथ ये बहुत लंबा एक टॉपिक है जिसमें कई सारी चीज़ें पढ़ना है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट बनाया है। इसमें हम थोड़ी बहुत पहले इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मराठों का उदय और कैसी प्रक्रिया होती है, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए और कहाँ बस गए। फिर हम मराठों का प्रारंभिक इतिहास देखेंगे कि शुरू में इनका इतिहास कैसा था। फिर शिवाजी का काल, मतलब शिवाजी के काल से क्वेश्चन आपके बनने शुरू जाते हैं। और इस शिवाजी के काल को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो शिवाजी का बचपन और उनका राजनीतिक उत्कर्ष कैसे होता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर शिवाजी की मृत्यु जब 1680 में हो जाती है, उसके बाद शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं, वो उत्तराधिकारी कैसे साम्राज्य को आगे लेकर बढ़ते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम शिवाजी का प्रशासन भी पढ़ेंगे कि शिवाजी का प्रशासन कैसा था, कि जिसके बल पे शिवाजी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो उस प्रशासन की भी चर्चा करेंगे और शिवाजी को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग चौथा जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, एक हेडिंग है जिसका नाम है पेशवाओं का काल, यानी 1713 से लेकर 1818 तक हम पेशवाओं को पढ़ेंगे। जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के समय में ही ये पेशवा जो थे बहुत शक्तिशाली हो गए और साम्राज्य का प्रमुख व्यक्ति बनकर बैठ गए। उसके बाद जब पेशवाओं की स्थिति खत्म होगी तो हम लोग फिर देखेंगे क्या, पांचवी एक हेडिंग के रूप में आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 3 संघर्ष होता है, 3 युद्ध होता है, इसकी चर्चा करेंगे। जो 1775 से 82, 1803 से 5 और 1817 से लेके 1818 के बीच में 3 युद्ध होता है, इन तीनों को भी चर्चा करेंगे। इस प्रकार शुरू से लेकर अंत तक लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज क्या होंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे और हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये एक लंबा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हम लोग इसको कोशिश करेंगे बड़ी ही आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाए। दोस्तों मेरा तो एक शौक था कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो लैपटॉप पे पढ़ाऊँ, ताकि बहुत आसानी तरह से लाइव में क्लास दे पाऊँ मैं। लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा है अभी फ़िलहाल अरेंजमेंट सारी चीज़ों का, और उसी की वजह से चीज़ें रुक रही है। लेकिन मैं तब तक मैंने ये सोचा कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, लगातार हम वीडियो इसको देते रहते हैं इसी से बना करके, और जब वहाँ ठीक हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे लेंगे। हालांकि आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है। कल जब मैंने पूछा था, अच्छे खासे लोगों ने, लगभग 50 प्लस लोगों ने ये रिप्लाई दिया था कि सर हम लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। इससे हमारा भी मोटिवेशन हुआ और मेरा भी एक मनोबल बढ़ा, और मैं बहुत जल्द इसी वीक में इस प्रक्रिया को हम लोग शुरू कर लेंगे और वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल होगा और एक एक चीज़ को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मेरे दिमाग में कुछ बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर चल रहा है, जो आने वाले दिल्ली पुलिस और अभी ये एसआई का जो फॉर्म निकला हुआ है, इसके जीएस को लेकर के हम बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपका साथ बना रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो को आप लोग शुरू करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा।
कह रहा है कि औरंगजेब के समय में जब मुगल साम्राज्य का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर था, तभी शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान ने उसे गहरा आघात पहुंचाया था। अब देखिए, एक बात समझिएगा। अब इसमें हमने इसलिए हम परिचय की बात करते हैं कि हम आपको कुछ विषय से ना जोड़ पाएं, पीछे से कोऑर्डिनेट कर पाएं। हम इसीलिए हम हमेशा हर चैप्टर को हम परिचय में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि परिचय से कोई क्वेश्चन आता होता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं, एक हम आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल देते हैं कि हम आपको अब ये चीज़ों की चर्चा हमारे लिए होने वाली है, ताकि आपका जो दिमाग है तुरंत आपका एक्टिव हो जाए और उन चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कर लें कि इसका संबंध अगर हम शिवाजी पढ़ रहे हैं तो क्या केवल और केवल शिवाजी से है? नहीं, उस समय की परिस्थितियां क्या क्या थी, उस समय का सिचुएशन कैसा था, उन सारे सिचुएशन को लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हमने ऊपर देखा कि शिवाजी का जन्म 1627 से लेकर 80 के बीच तक चला था, यानी 27 में जन्म हुआ और 80 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना विजय अभियान भी शुरू किया था, और उनका विजय अभियान जो था 40 के बाद से बहुत तेजी से बढ़ा और 56 के बाद तो बहुत ही तेजी से बढ़ गया था। ठीक, और उसी समय 56-57 के बाद 57 में, यानी 58 में, ये कहिए तो 58 में उत्तराधिकार का युद्ध होता है मुगलों में शाहजहां के समय में, और औरंगजेब जो होता है वो गद्दी पर बैठ जाता है अपने भाइयों को मार करके। 58 में गद्दी पे 59 में बैठ जाता है। बैठने के बाद और ये समय उत्तर भारत में हो जाता है, और ये समय दक्षिण भारत में जो था शिवाजी के उत्कर्ष का समय दिखाता है। अब ऐसी स्थिति में दोनों आदमी के बीच में युद्ध होता है। शिवाजी को बचा करने के लिए, मारने के लिए औरंगजेब तो कई लोगों को भेजता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। शिवाजी के मृत्यु के बाद औरंगजेब दक्षिण चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है दक्षिण में ही फंस जाता है और वापस से आते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब साम्राज्य का चरमोत्कर्ष पर था, तभी शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान ने उसे गहरा घात पहुंचाया और मराठों का पतन का रास्ता खोल दिया। 25 वर्ष तक दक्कन में मराठों के साथ भीषण संघर्ष में बिताने पड़े इनको। किसको? औरंगजेब को। दक्षिण ही रहा लंबे समय तक। अब कह रहा है आगे कि मराठों के विरुद्ध चलने वाला यह लंबा संघर्ष अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हो गया। हालांकि कुछ औरंगजेब की गलतियां थी जिसकी वजह से पतन हुआ, अदरवाइज पतन नहीं होता। इसकी चर्चा हम लोग जब औरंगजेब का शिवाजी के उत्तराधिकार की चर्चा करेंगे ना, वहां पे करेंगे कि कैसे औरंगजेब गलती किया था, वहां पर पतन का कारण सिद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी पराजय के पहले तक मराठे शक्तिशाली बने रहे। यानी कहने का मतलब है कि मराठे का चरमोत्कर्ष कब तक था? तो 1761 ईस्वी तक। आपको याद होगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, जहां पे मराठों की हार हुई थी, तो उस समय तक दक्षिण में मराठे बहुत तेजी से फैले हुए थे। दक्षिण क्या, पूरे भारत में उनकी स्थिति बेहतर थी। कहा जाता है कि अटक से लेकर कटक तक उनकी झंडा फहरता था, यानी उड़ीसा से लेकर उधर पेशावर तक उनकी बोती बोलती थी। अब कह रहा है कि मराठों के इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए इसे दो चरणों में हम बांट कर देखते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो शिवाजी का काल और शिवाजी के उत्तराधिकारी का काल, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कौन? तो पेशवाओं का काल। वही कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक, जिसमें शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी का काल को मानते। एक तो ये चरण पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा उत्तरवर्ती मुगल काल में, जब 1707 ईस्वी के बाद जब शुरू होता है उत्तरवर्ती मुगल काल, उस समय पेशवा भी 1713 में आ जाते हैं, और वहां से जो चीजें स्थिति बनती है, तो एक परिस्थितियां ये बनती है। तो इस तरह से हम लोग पूरे को दो हिस्सों में बांट करके समझने का प्रयास करेंगे। मराठों का सत्ता विस्तार कटक से अटक तक फैला हुआ था, बड़ी काफी ज्यादा तेजी में फैला हुआ था, और मराठे जो थे बीच में, दोनों के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बने हुए थे। इधर मुगलों के लिए भी, क्योंकि मुगल भी दक्षिण में अपना विस्तार नहीं कर पा रहे थे, उधर अंग्रेज भी मराठों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो एक तरह से कहा जाता है कि मराठा जो था अंग्रेज और मुगलों के बीच में एक सेतु के काम कर रहे थे। दोनों के बीच में एक लंबी संघर्ष की प्रक्रिया में अडंगा डालकर बैठे हुए थे। हालांकि इन मराठों के अंदर आपसी एकता और कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से इनका पतन हो गया। अदरवाइज भारत में अंग्रेज भी इनके सामने कुछ नहीं थे। इनकी तोती बहुत ज्यादा बोलती थी और मराठों का बहुत बोलबाला था, लेकिन कुछ कमियां थी, क्षेत्रीय स्थितियां थी। ऐसी स्थिति में इनकी पतन हो गया। ठीक है, तो अब हमने परिचय देखा, और परिचय में हमने ये देखा कि औरंगजेब के समय में हम बात करेंगे क्या क्या होता है, और दो चरणों में बांटकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब कह रहा है कि मराठों का प्रारंभिक इतिहास, कि मराठों का उदय कहां से होता है। ठीक है,
कैसे मराठे या शिवाजी आते हैं, शिवाजी के पूर्वज कहाँ के रहने वाले होते हैं, ये सब सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी यहाँ से। कह रहा है कि शिवाजी के आदि पूर्वज यानी उनके उनके पहले के पूर्वज जो थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। बात समझ में आई? कहाँ के रहने वाले थे जी? तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। यानी मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में सिसोदिया वंश था, तो वहीं के ये लोग रहने वाले थे, शिवाजी के जो पुराने वंशज लोग थे। एक ऐसी जानकारी मिलती है कि जिस समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, याद होगा आपको, खैर नहीं याद होगा तो हम जब पढ़ाएंगे आपको दिल्ली सल्तनत तो बताएंगे इसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे दक्षिण भारत में अपना विजय अभियान किया था। तो जब उस 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उसी समय वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सज्जन सिंह, यानी जिनको हम लोग सुजान सिंह कहते हैं। वो वहां से भाग करके महाराष्ट्र चले गए, यानी मराठा के क्षेत्र वाले चले गए। याद रखिएगा, शिवाजी के पूर्वज की हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो ये शिवाजी के पूर्वज सिसोदिया वंश के रहने वाले थे। और कहाँ के रहने वाले थे? वो रहने वाले थे राजस्थान मेवाड़ के। लेकिन 1303 ईस्वी में चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उससे भय से ये लोग क्या कर गए, सज्जन सिंह जो थे जिनको सुजान सिंह के नाम से जानते थे, वो महाराष्ट्र वहां से चले गए। ठीक है, एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सज्जन सिंह, अब देखिए अभी बीच में बहुत लंबी कहानी है तो इसको छोड़ दिया हमने, मौका मिलेगा तो आगे हम पढ़ाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अब 5 पीढ़ियों के बाद, सज्जन सिंह के 5 पीढ़ियों के बाद एक इसमें व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है उग्रसेन। और इसी उग्रसेन के 2 पुत्र होते हैं, एक कर्ण सिंह और एक शुभकर्ण। ठीक, कर्ण सिंह और शुभकर्ण सिंह। कर्ण सिंह के इतिहास को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन शुभकर्ण जो थे, शुभकर्ण के वंशज जो थे वो भोसले कहलाए। यानी अब जो शुभकर्ण से आगे जो प्रक्रिया बढ़ी वो किस वंश के कहलाए? भोसले। जबकि हम लोग जानते हैं ना कि शिवाजी भी भोसले ही वंश के थे। तो अब देखिए कैसे मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, यानी आपने देखा कि मेवाड़ के रहने वाले थे, सज्जन सिंह थे, जो वहां से लड़ाई के बाद वो आ गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आए तो एक लंबा समय तक पीढ़ी चली इनकी। उसके बाद उग्रसेन हुए। उग्रसेन के 2 पुत्र हो गए, कर्ण सिंह और शुभकर्ण। कर्ण सिंह के इतिहास बहुत लंबी नहीं मिलती है, लेकिन शुभकर्ण जो थे वो जो आगे बढ़े तो उनके जो वंशज जो थे वो भोसले कहलाए। शुभकर्ण के 2 पुत्र थे। ठीक है, शुभकर्ण के पौत्र थे, शुभकर्ण के जो पौत्र थे उनका नाम पड़ा बालाजी भोसले। ठीक, भोसले वंशज हो गए तो उनके पौत्र का नाम पड़ गया बालाजी भोसले। अब इस बालाजी भोसले के 2 पुत्र थे जिसका नाम था मालोजी और बिट्ठोजी। क्या नाम था जी? मालोजी और बिट्ठोजी। अब देखिए मालोजी बिट्ठोजी के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। दोनों भाई अपने जीवन यापन के लिए खेती करते थे, छोटे छोटे स्तर पर महाराष्ट्र में चले गए थे, लेकिन वहां से उनका जीवन यापन चल नहीं पा रहा था, चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो वहां वो लोग जीवन मतलब खेती बाड़ी छोड़ करके, इसी बीच एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लघु जी। लघु जी जाधव के यहाँ वो लोग अंगरक्षक बन गए, मतलब एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करने लगे। 1590 ईस्वी में मालोजी जो थे, 2 पुत्र थे ना इनके जी, अभी आपने देखा कि इनके 2 पुत्र मालोजी और बिट्ठोजी, तो हम मालोजी की बात करेंगे, बिट्ठोजी को छोड़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे, क्योंकि कैसे हमें कनेक्ट करना है यही मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत कम ही पूछा था, ना के बराबर। 1590 ईस्वी में मालोजी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा शाहजी। ठीक, क्या नाम पड़ा जी? शाहजी। और आपको पता होगा कि यही शाहजी शिवाजी के पिता है, शाहजी भोसले कहते हैं जिनको। तो शाहजी के पिताजी क्या कहलाए? मालोजी थे। मालोजी के पुत्र शाहजी हुए 1790 ईस्वी में। मालोजी, अब देखिए वहां से जब अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे थे तो वहां से वो छोड़ छाड़ करके कुछ समय के बाद चले गए। मालोजी अब अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ नौकरी करने लगे, क्योंकि इसी बीच में उनको अंगरक्षक बनाया गया था और अंगरक्षक से उन्होंने बहुत काफ़ी तरक्की की थी। तो फिर वहाँ से अहमदनगर के सुल्तान ने उनको अपने यहाँ बुला करके नौकरी दे दिया और वहाँ उन्होंने कुछ सेना रखा, सेना के बल पे आगे काम करने शुरू कर दिए। उनकी मतलब स्थिति को देखते हुए बेहतर उनको पूना का सूबा जागीर में दे दी गई कि आप पूना का सूबेदारी ले लीजिए और वहाँ से अपने सैनिकों के माध्यम से आगे काम कीजिएगा। इसी बीच में जो शाहजी थे उनकी शादी हो जाती है जीजाबाई से 1605 ईस्वी में। आगे बात समझ में कैसे हमारा आगे बढ़ रहा है। तो 1605 में शाहजी का विवाह हो गया जीजाबाई से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब शाहजी और जीजाबाई दोनों पति और पत्नी हो गए। यहाँ पे 1620 में मालोजी की मृत्यु हो गई, जो इनके पिताजी थे शाहजी के, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र शाहजी उत्तराधिकारी हो गए, उस चीज का उत्तराधिकारी हो गए। 1620 ईस्वी में शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए। अब देखिए ये कौन थे जी? मालोजी के पुत्र शाहजी जो थे
ये वहाँ से कुछ दिन काम किया, हालांकि बीच में और बीच अभी लंबी कहानी है, लेकिन उतना मैं नहीं लिया हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 20 में शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए, यानी अब इसमें जहांगीर शासन कर रहा था उत्तर भारत में, तो जहांगीर के सेवा में चले गए। इस प्रकार जहांगीर के समय में ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में आए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठे किसके समय में मुगलों के सेना में भर्ती हुए थे, तो पहली बार जहांगीर के समय में ये लोग मुगलों के शरण में आ गए थे। और चूंकि जहांगीर थोड़ा अयासी टाइप का व्यक्ति था, थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति था, तो ये उत्तर भारत में अपना ज़्यादा समय और लाहौर में दिया था, तो इसके वजह से दक्षिण में जो था शिवाजी का बहुत एक अच्छा मौका मिला था अपने आप को आगे बढ़ाने का। मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1625 में शाहजी बीजापुर की सेवा में फिर चले गए, वहाँ से मुगलों में आए, क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा जो था दक्षिण में पड़ता था, और ये दक्षिण में यहाँ तक अभी मुगलों की परिचय नहीं थी, मुगलों यहाँ तक पहुँचे नहीं थे, तो वहाँ से आए, लेकिन कुछ बात बिगड़ी होगी, और बिगड़ने की वजह से शाहजी फिर से कहाँ चले गए, बीजापुर की सेवा में चले गए। वहाँ जब चले गए तो अब वहाँ पे चले गए कहाँ पे, 1625 में शाहजी। इसके बाद से अब वहाँ से लंबी कहानी आगे बढ़ते रहती है, इसको अब मैं यहीं पे छोड़ दिया। अब इन्हीं का एक पुत्र पैदा हो गया था जिसका हमने नाम शाहजी उत्तराधिकारी हुए, उन्हीं का शाहजी का शादी हो गई थी, और इसी भी 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हो गया। तो अब हम लोग शिवाजी को आगे लेकर के बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई 1625 तक। अब हम 1627 से पढ़ेंगे। पिताजी तो उनके जिंदा रहेंगे ही रहेंगे, और कौन आ जाएंगे अब, शिवाजी। तो हमें अब शिवाजी को पकड़ना है, यानी कहने का मतलब कि शिवाजी के पूर्वज शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले के पिताजी मालोजी थे, मालोजी 2 भाई थे, और उनके पिता शुभकर्ण सिंह थे। और ये लोग कौन थे, भोसले परिवार से थे। ये लोग मेवाड़ के रहने वाले थे, जो सिसोदिया वंश के थे। वहां से 1303 ईस्वी में बाहर निकलकर मराठा में आकर के बस गए थे महाराष्ट्र में। इस तरह से इनकी कहानी जो पीछे से हमने जोड़ने की प्रयास की कोशिश की। अब हमने 2 टॉपिक पढ़ा, एक प्रारंभिक इतिहास इनका पढ़ लिया और दूसरा इनका पढ़ लिया परिचय। अब आता है शिवाजी का काल। मैंने आपको बताया था कि शिवाजी के काल को हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे, मतलब शिवाजी के समय को। एक तो शिवाजी का बचपन और शिवाजी का राजनीतिक उत्कर्ष पढ़ेंगे, फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी पढ़ेंगे, फिर शिवाजी का प्रशासन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि शिवाजी का जन्म, शिवाजी के बारे में। देखिए, शिवाजी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हिंदुत्व को लेकर के ये आगे बढ़े थे। एक इनका नारा था जिसकी वजह से काफ़ी लोकप्रिय भी हुए, और अपना जीवन इन्होंने बहुत ही कष्टदायक से शुरू की और हमेशा संघर्ष में ही रहे, और संघर्ष में ही इनकी जीवन का अंत हो जाता है। अंग्रेजों को पहली बार ऐसा कोई हिंदू शासक मिला था इस वक्त दक्षिण में, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त टक्कर भी दी थी शिवाजी ने, और अपने विजय अभियान भी बेहतर तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो शिवाजी एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इन्होंने एक युद्ध प्रणाली भी शुरू की थी जिसको हम लोग गुरीला युद्ध प्रणाली कहते थे, जिसको पहाड़ों पे जो छिप करके युद्ध ये करा करते थे। बहुत ही तेज तरार व्यक्ति निकले थे। तो अब देखिए, आप कहा था कि शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे जी, सिवनेर के किले में। ये किला पड़ता है पूना में, पूना में ही सिवनेर का किला था, और उसी किले में एक मंदिर था, सिवनेरी मंदिर था, दुर्गा का मंदिर था, जिसका नाम था सिवनेरी देवी, और उन्हीं देवी के नाम पर शिवाजी का नाम शिवाजी पड़ा। ठीक है दोस्तों, शिवाजी का नाम क्या पड़ा, शिवाजी कैसे पड़ा, तो सिवनेर नामक दुर्ग में इनका जन्म हुआ, और वहाँ पे सिवनेरी मंदिर था। उसी मंदिर में एक देवी थी जिनका नाम था सिवनेरी देवी, उसी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी पड़ गया। बात क्लियर। कब इनका जन्म हुआ था, 1627 ईस्वी में। याद रखिएगा, मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1628 ईस्वी में। 2 डेट्स पूछे जाते हैं। इनका लालन पालन पूना के किला में ही हुआ था। ठीक है जी, इनका लालन पालन कहाँ हुआ था, पुणे के किला में ही हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले थे, आपको पहले ही हमने बता रखा है कि शाहजी भोसले इनके पिता थे, और इनके माता का नाम जीजाबाई था। ये सब छोटे छोटे शब्द हैं जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, और आप इसे 1 लाइनर में याद रखिए। खास करके अभी जो कभी भी भविष्य में जब होगा अगर NTPC का एग्जाम या ग्रुप D का एग्जाम, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। जो एक छोटी सी बात इनको बता दूं कि शाहजी भोसले जो थे, इन्होंने 2 शादियां की थी। एक तो इनकी पत्नी का नाम था जीजाबाई, जो जीजाबाई शिवाजी की माँ थी, और एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था तुक्कोबाई मोहिते। क्या नाम था जी, तुक्कोबाई मोहिते। तुक्कोबाई मोहिते जो थे, इनके दूसरी पत्नी का नाम था, और ये अपने दूसरी पत्नी के साथ ही रहते थे
जीजाबाई के साथ नहीं रहते थे। इतनी बात एक याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक, तो अब माता इनकी जीजाबाई हो गई। शिवाजी की भी शादी 1640 ईस्वी में हुई थी। सॉरी, कितब हुई थी? 1640 ईस्वी में शादी हुई थी। और शिवाजी की पत्नी का नाम था साईबाई निम्बलकर। वैसे कहा जाता है कि शिवाजी की कई पत्नियां थी, 7 पत्नी के बारे में चर्चा मिलता है कि उनकी 7 पत्नियां थी, ये लिखित प्रमाण मिलता है। लेकिन यहाँ पर इनकी पहली जो पत्नी थी वो इनकी साईबाई निम्बलकर थी, जिनसे इनका शादी 1640 में हुआ था। यानी 1627 में जन्म होता है, 40 में शादी होता है, 13 साल की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। ठीक है। इनके जो धार्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। रामदास जी से बहुत प्रभावित थे। और आपने पढ़ा है कि रामदास कौन थे? तो सिखों के गुरु थे जो रामदास जी थे। तो उनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। अब देखिए, अब एक इनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। अब देखिए, हुआ ये था कि अभी आपको मैंने बताया कि जो शिवाजी के पिता शाहजी भोसले जो थे, इनकी 2 शादियां हुई थी। एक पत्नी का नाम जीजाबाई और दूसरी पत्नी का नाम साईबाई निम्बलकर था। तो ये अपनी पत्नी साईबाई, मतलब दूसरी पत्नी जो थी साईबाई निम्बलकर के साथ ही ये रहते थे, अलग जगह पे कर्नाटक में रहते थे। ऐसी स्थिति में जीजाबाई जो थी उनको इन्होंने क्या किया, पूना का जागीर दे दिया। ठीक है, अभी आपने इनमें लिखा है कि इनको कौन सा जागीर मिला? पूना मिला था। पूना का जागीर उनको दे दिया और कहा कि आप चले जाइए, पूना में ही शिवाजी को लेकर के रहिएगा, और जो भी पूना के जागीर से जो टैक्स मिलेगा उससे आप अपना जीवन यापन कीजिएगा, और मैं एक व्यक्ति आपके पीछे लगाता हूं जो आपकी देखरेख करेगा, उसका नाम होगा दादाजी कोंडदेव। बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे शाहजी भोसले के। तो उन्होंने क्या किया कि शाहजी भोसले ने दादाजी कोंडदेव को शिवाजी के संरक्षण में लगा दिया और कहा कि आप शिवाजी की देख रेख और बाकी काम कीजिएगा, मैं इधर हूं, कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से शिवाजी का संरक्षक कौन कहलाए? दादाजी कोंडदेव। जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम हॉल में। और शिवाजी को कहाँ की जागीर मिली थी? तो पूना का जागीर मिला था, ये भी याद रखिएगा। और कौन से गुरु से प्रभावित थे? तो रामदास से वो प्रभावित थे, जो सिखों के गुरु थे। ठीक है, तो इस प्रकार उनके हमने बचपन में कुछ चीजें हमने देखा यहाँ पर कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। अब इसके बाद जब उनकी शादी 1740 में हो जाती, सॉरी 1640 में हो जाती है, तो 1640 ईस्वी के बाद शिवाजी अपना एक नया रणनीति शुरू करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शिवाजी का विजय अभियान। यानी यहाँ से अपने शिवाजी राजनीतिक उत्कर्ष को आगे बढ़ाते हैं और जो भी छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको जीतने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज़ को बाबू हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज एक छोटा सा वीडियो, इसको इंट्रोडक्शन के रूप में समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, कल वाली जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें पूरे हम लोग शिवाजी को पढ़ेंगे कि शिवाजी कैसे अपने राजनीतिक अभियान को आगे बढ़ाते हैं, फिर शिवाजी कैसे अपना राज्याभिषेक कराते हैं, कैसे कई राज्यों को जीतते हैं, कैसे औरंगजेब के दरबार में भी जाते हैं, बात बिगड़ने के बाद वहाँ से वापस भाग करके भी आते हैं, और फिर 1680 ईस्वी में उनकी कैसे मृत्यु हो जाती है। इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, बड़ी आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में शिवाजी के आ जाए। ये शिवाजी की कहानी एक किसकी कहानी है? संघर्ष की कहानी है। और हम आप सभी का जीवन भी एक बहुत बड़ा संघर्ष से आज के डेट में गुजर रहा है। इसलिए हम शिवाजी, या ये कहिए कि मराठा से हम एक बहुत बड़ा सीख ले सकते हैं कि कैसे विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को संयम रखते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है और एक दिन अपने जिंदगी के चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है जहां पे उसे पहुंचना होता है। इसका प्रमाण बहुत बड़ा मराठे ही हैं, जो आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग मेवाड़ से भाग कर गए हैं महाराष्ट्र में, और वहां पे कैसे कैसे किसके घर पे काम करते करते धीरे धीरे व्यक्ति को अपने उत्कर्ष कराते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि पूरा मराठों की तोती बोलती है पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको सीख मिलेगी और हम अब उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें कहीं से मिल जाए, कहीं से भी कोई चीज़ अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जब तक अभी काम नहीं हो पाता है, 2-3 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। जब तक नहीं हो रहा है तब तक हम लोग इस वीडियो से काम अभी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग शिवाजी का विजय अभियान करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो आप अपने को इसको मतलब आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे फॉरवर्ड भी करने का प्रयास कीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल की लोकप्रियता बढ़े और साथ ही साथ मेरा भी मनोबल
बढ़ता चले। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।